हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राइट अ फेरी पी। इस स्टोरी को लिखने के लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, तो प्लीज स्टोरी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टोरी का नाम रिबॉर्न सनशाइन द न्यू बिगिनिंग। ऑथर राइट अ फेरी पी। पार्ट 1। ईशा की दर्द भरी जिंदगी। बहुत बड़े जंगल के बीचों बीच एक पुरान खंडर जैसा हॉस्पिटल था। इसे हॉस्पिटल तो नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक कैद जैसा था। बाहर से तो ये डरावना खंडर लग रहा था, पर अंदर से एक हॉस्पिटल जैसा था। इसमें एक अंडरग्राउंड फ्लोर भी था। वहां पर बहुत लोगों को कैद करके रखा था। हॉस्पिटल के बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। वो लड़की सूख कर काटा हो चुकी थी, टू से बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके शरीर पर बहुत गहरे घाव थे। वो गहरे घाव नीले पड़ चुके थे। कुछ तो लाल भी थे, जैसे वो ताजे हुए। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने बहुत टॉर्चर किया हो या फिर बहुत दिनों करता आ रहा हो। पूरे शरीर पर अजीब से निशान थे और लाल धब्बे भी थे, जैसे उसे किसी तरह की बीमारी हो। उसका चेहरा खराब हो चुका था, जैसे उसे एसिड से जलाया गया हो। उसके पूरे शरीर पर भी जलने के निशान थे। वो दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी। पर बेहोश होने के बाद भी दर्द कम नहीं हो रहा था। वो दर्द से कराह रही थी। उसकी हालत ना जीने की ना मरने की हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपने हुए गए टॉर्चर को और सह सके। उसे उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, उसकी मेमोरी जो उस लड़की के जेहन में आने लगी। और उसके आंसू पानी की तरह बहने लगे। बेड पर लेटी हुई लड़की कोई और नहीं, हमारी कहानी की नायिका हीरोइन ईशा सिंघानिया है। जो एक बड़े परिवार से थी। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उसकी वजह से ईशा की पूरी जिंदगी बदल गई। ईशा एक टॉप सर्जन रॉबर्ट की असिस्टेंट थी। उसकी वजह से ईशा भी एक टॉप सर्जन में से एक जानी जाती थी। वो एक मेडिकल रिसर्चर भी थी। ईशा की मां को कैंसर था। उसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। तभी से ईशा ने अपना गोल बनाया था कि वो कैंसर को खत्म करने के लिए दवाइयां बनाएगी, इसीलिए वो रिसर्चर बन गई। डॉक्टर रॉबर्ट ने ईशा को एक कामयाब डॉक्टर बनाया। ईशा उनकी असिस्टेंट नहीं बल्कि उनकी एक होनहार स्टूडेंट थी। पर ये सब कुछ लोग ही जानते थे, जैसे ईशा के दादाजी ईशा का दोस्त डॉक्टर रॉबर्ट और ईशा का भरोसेमंद आदमी जो कि ईशा का बॉडीगार्ड भी था। उसका नाम स्टीफन था। ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर रॉबर्ट ने ईशा को अपनी असिस्टेंट के काम के लिए चुना, वो एक राज है जो वक्त के साथ आपके सामने आएगा। तब तक के लिए स्टोरी को एंजॉय कीजिए। ईशा को याद आने लगा कि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश थी। ईशा ने विवेक से लव मैरिज की थी। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि प्यार तो सिर्फ ईशा करती थी। विवेक ने उससे शादी किसी मकसद से की थी। ईशा बहुत टैलेंटेड और खूबसूरत लड़की थी। वो डॉक्टर की इंटर्नशिप पूरी करने के लिए एक बड़े हॉस्पिटल जिसका का नाम न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल था वहां आई थी। वहां पर ईशा की मुलाकात विवेक से हुई थी। विवेक उसकी खूबसूरती में इंटरेस्टेड था। पर जब उसने ईशा के स्किल्स देखे तो उसका दीवाना बन गया। पर विवेक ने उसे किसी मकसद के तहत ईशा को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर ईशा से शादी कर ली। ईशा ने विवेक को अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। उसने विवेक से कहा था कि वो एक मिडिल क्लास से है और वो एक अनाथ है। वो सच भी था, उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं थे। ईशा ने अपने सपने के बारे में भी बताया था कि उसे कैंसर पर रिसर्च करना है। विवेक ने इसी का फायदा उठाकर ईशा के दिल में जगह बनाए। ईशा ने भी लैब ज्वाइन कर ली। ईशा इंटर्नशिप के साथ साथ उसने लैब में भी काम करना शुरू कर दिया था। ईशा की कामयाबी देख कोई जल रहा था, वो कोई और नहीं ईशा की दोस्त निशा थी। पहले तो वो विवेक की वजह से ईशा से गुस्सा थी, पर अब तो वो गुस्से से पागल हो गई थी। इसी के चलते उसने ईशा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। निशा ने हॉस्पिटल में एक विप पेशेंट को गलत दवाई दी और सारा इल्जाम ईशा पर लगाया क्योंकि उस पेशेंट की जिम्मेदारी ईशा पर। इस वजह से ईशा को सस्पेंड कर दिया था। ईशा इसकी वजह से टूट चुकी थी। किसी कारण उसे लैब से भी निकाल दिया था। इस बार तो ईशा सदमे में जा चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी से विवेक ने उसे सहारा देने का नाटक करने लगा। उसने ईशा को भरोसा दिया, उसने ईशा को इमोशनली अपने कंट्रोल में किया और ईशा से शादी कर ली। पर वो ईशा से शादी के बाद दूर रहने लगा। शादी के 1 महीने बाद भी विवेक ईशा से कम ही बात करता
था और दूर रहता एल। ईशा को विवेक पर शक होने लगा कि उसका पति उससे कुछ छुपा रहा था एल। वो लेट तक घर भी नहीं आता था एल। पर एक दिन विवेक ने ईशा को एक 7 स्टार होटल में बुलाया एल। विवेक ने ईशा के लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया था एल। ईशा को लगा कि विवेक इतने दिन काम में बिजी था, इसी वजह से मुझसे अच्छे से बात नहीं करता और अब वो मुझसे सब कुछ ठीक करना चाहता है एल। पर ईशा को क्या पता उसके साथ क्या होने वाला है एल। विवेक का बॉस जो रिसर्च लैब का मैनेजर था, उसने ईशा को एक पार्टी में देखा था, तभी से उसकी नज़र ईशा पर थी। ये सब विवेक भी जानता था, इसलिए विवेक ने आज तक ईशा को छुआ भी नहीं था एल। विवेक को पता था कि उसका बॉस बहुत खतरनाक है एल। विवेक ने ईशा को सीढ़ी बनाकर करियर में आगे बढ़ना चाहता था एल। तभी किसी चीज की आवाज से ईशा अपने ख्यालों से बाहर आ गई। कोई डोर झटके से ओपन करके वार्ड में आया, जिसकी वजह से ईशा अपने फ्लैशबॉक से वापस आई एल। वो कोई और नहीं उसकी फ्रेंड निशा थी एल। ईशा और निशा की मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी एल। निशा एक बड़े परिवार से थी, इसी वजह से बिगड़ी हुई थी एल। पर ईशा के सामने ये एक मासूम सी लड़की का रोल करती थी एल। उसे किसी ने कुछ भी कहा तो वो किसी पर विश्वास नहीं करती थी, शायद उसकी यही बहुत बड़ी गलती थी एल। क्या हुआ ईशा, अब तक तो तुम्हें आदत होनी चाहिए मेरे आने की। कितनी बार शौक लगेगा तुम्हें मेरे आने से एल। ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसिडेंट हर रोज होता हो एल। निशा, पता चला शौक की वजह से तुम इस दुनिया से चली गई और जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ से भाग पाओगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एल। तुम्हें तो मैंने एक खास मकसद से जिंदा रखा था एल, पर शायद तुम्हें मेरा जिंदा रखना पसंद नहीं आया, इसीलिए तो तुम यहाँ से भाग गई एल। हमारा मकसद जल्दी ही पूरा होगा और मकसद पूरा होने के बाद तुम इस दुनिया से आउट हो जाओगी एल। और हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुड़ैल हंस रही हो एल। जाने दो यार, चुड़ैल है तो चुड़ैल की तरह ही हरकतें करेगी ना एल। नाउ बैक टू आवर स्टोरी। ईशा कहती है, कौन सा मकसद? आखिर तुम मुझे मार क्यों नहीं देते एल? तुम लोगों ने मेरे 1 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा तो मुझे क्यों 3 साल से बंदी बनाकर रखा है एल? ईशा को बोलने में भी तकलीफ हो रही थी, आज उसे बहुत टॉर्चर किया था एल। क्योंकि आज ईशा ने सुबह ही भागने की कोशिश की थी एल। वो हॉस्पिटल से भागने में कामयाब भी हो गई थी एल। जंगल से भगना नामुमकिन था एल, पर ईशा ने हार नहीं मानी और वो रोड तक कैसे भी करके पहुंच गई थी एल। वहां पर ईशा की मुलाकात ईशानवी से हुई थी, जो दूसरी तरफ देखकर खड़ी थी एल। ईशा भागते हुए ईशानवी के नजदीक गई ही थी कि उसे किसी ने मुंह पर हाथ रखकर ईशा को उठाकर जंगल में वापस ले जाने लगे एल। ईशानवी किसी बात से बहुत परेशान थी एल। वो रो रही थी, इसी वजह से ईशानवी को कुछ पता नहीं चला एल। ईशा को 2 आदमी खींचते हुए ले जा रहे थे, तभी ईशा ने अपना पहना लॉकेट ईशानवी की ओर फेंका, पर शायद ईशा का बेड लक, वो लॉकेट ईशानवी के पास नहीं पहुंचा। पर ईशानवी को किसी चीज के गिरने की आवाज आने से ईशानवी पीछे मुड़ी, पर वो लोग ईशा को लेके बहुत दूर चले गए थे एल। ईशानवी आसपास देखने लगी एल। वो इधर उधर देख ही रही थी कि उसकी नजर उसके सामने गिरे एक चमकदार सी चीज पर गई एल। ईशानवी ने उसे उठाया और देखकर चौंक गई। उसके हाथ में एक खूबसूरत लॉकेट था जो खून से सना हुआ था और उससे एक रोशनी निकल रही थी, पर ईशा को लगा कि लॉकेट की चमक है एल, पर शायद ये हमारी कहानी का एक प्लस पॉइंट है एल। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे एल। आपको लग रहा होगा सब कुछ हम आगे ही देखेंगे, बोल रही हो यार, आपको तो पता ही होगा कि राज के बिना स्टोरी अधूरी है एल। बिना राज की स्टोरी जैसे बिना आचार के खाना एल। राज आचार की तरह चटपटा है एल, पर सब्र कीजिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है एल। बैक टू स्टोरी। उसे देखकर तो ईशानवी पलक झपकाना ही भूल गई एल। वो लॉकेट बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, शायद वो कस्टम मेड था एल। ईशानवी ने सोचा, मैं पहले राहुल के घर जाती हूँ और आते समय पुलिस स्टेशन में जाकर ये लॉकेट भी दे दूंगी एल। ईशानवी गाड़ी में बैठकर राहुल के अपार्टमेंट की ओर चल दी एल। गाड़ी में सिर्फ ईशानवी थी एल। गाड़ी राहुल के अपार्टमेंट पार्किंग में खड़ी करके ईशानवी गाड़ी से निकलकर लिफ्ट की ओर चली गई एल। वही ईशानवी पर कोई नजर रखे हुए था जब से वो पार्किंग में आई थी तब से एल। जैसे ही ईशानवी लिफ्ट में, उस आदमी ने किसी को फोन लगाया और कहा, मैडम वो आ रही है एल। अपार्टमेंट में एक लड़का और एक लड़की ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक करते करते वो लोग बहुत करीब आ गए थे। वो दोनों एक दूसरे को किस थ्रोइंग किसेस करने लगते हैं एल। पर दोनों के रोमांस की लग गई वॉट एल। लड़की के फोन की रिंग बजने लगी एल। उसने लड़के से कहा, बेबी 1 मिनट रुको,
किसी का फोन आ रहा है। एल उस लड़की ने फोन उठाया और अपने कान पर लगाया। वहां से एक आदमी की आवाज आई, मैडम वो आ गई। एल उस लड़की ने कहा, ठीक है, मैंने जो कहा है वो करो, तुम्हें याद तो है ना। वहां से वो आदमी कहता है, जी मैडम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा, वो भी पूरी सफाई से। एल और कॉल कट जाता है। एल उस लड़की के चेहरे पे एक झेरीली मुस्कान थी। एल लड़के ने पूछा, क्या हुआ बेबी, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो। एल लड़की ने कहा, राहुल बेबी वो क्या है ना, मैं किसी को सबक सिखाने का प्लान बना रही हूँ। एल हाँ, वो राहुल था जिसे ईशानवी आज मिलने आ रही थी। एल ईशानवी और राहुल एक दूसरे को पसंद करते थे और ये बात दोनों के घर वालों को पता थी। एल दोनों की एंगेजमेंट की डेट 2 महीने बाद की थी। एल पर ईशानवी को क्या पता राहुल उसे धोखा दे रहा है। एल बैक टू स्टोरी। लक्की बेबी हमारे मूड की तो बट बच गई। एल राहुल हंसते हुए, मिनल मूड तो अभी भी बन सकता है, और मिनल को किस चुंबन का चिन्ह करने लगा। वो दोनों किस करते हुए बेडरूम में चले जाते हैं। एल वही मिनल ने बेडरूम का डोर ओपन ही रखा था, शायद किसी को दिखाने के लिए, और फोन पर एक रोमांटिक म्यूजिक चला दिया जिससे माहौल और रोमांटिक हो गया। एल दूसरी तरफ ईशनवी लिफ्ट से 5th फ्लोर पर चली गई। एल वो एक फ्लैट के सामने जाकर खड़ी हो गई। एल उसने डोर बेल बजाई पर अंदर से कोई नहीं आया। एल ईशानवी के पास डुप्लीकेट चाबी थी जिससे उसने डोर ओपन किया और अंदर चली गई। एल अंदर का माहौल तो अजीब था। एल टेबल पर वाइन की बोतल थी, साथ में 2 ग्लास भी थे। एल सोफे पर किसी लड़की का पर्स, स्कार्फ, फर्श पर किसी लड़की के हील्स, ऊंची एड़ी के जूते हील्स थी। एल ईशानवी ये सब देखकर तो सदमे में ही चली गई। एल उसके कानों में एक रोमांटिक गाने की आवाज आई। उसने जल्दी आवाज की ओर देखा, आवाज बेडरूम से आ रही थी। एल वो धीरे धीरे बेडरूम की तरफ जाने लगी, तभी उसकी नजर फर्श पर गिरे राहुल के शर्ट पर गई। एल शर्ट के साथ किसी लड़की का टॉप भी था। एल वो डोर के पास पहुंची, अंदर का नजारा देखकर ईशानवी की आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। एल उस वक्त गाना बंद हो गया था। आपको लगता होगा एक ही गाना कैसे बजा, यार लगता है मिनल ने यूट्यूब एक गाना चलाया था, उसने ऑटो प्ले मोड ऑफ कर दिया होगा। नायल नाउ कंटिन्यू आ स्टोरी। मिनल इस वक्त राहुल के नीचे थी, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। एल उन दोनों के कपड़े बेड से नीचे पड़े थे। एल उन दोनों की सिसकियों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। एल वो आवाजें ईशा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह थे। एल जैसे ही मिनल ने ईशानवी को देखा तो उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल विद हॉर्न्स आ गई। आई नो गाइस, इमोजी स्माइल विद हॉर्न्स को देखकर पता चला होगा कि मीनाल कितनी कड़वी कर रही है। वो राहुल से कहने लगी, बेबी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। राहुल कहता है, बेबी तुम इस समय ये सवाल क्यों पूछ रही हो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यू नो ना आई कांट लिव विदाउट यू। मिनल ने जल्दी से आंसर किया, हाँ बेबी आई नो हाउ मच यू लव मी। पर बेबी तुम उस चूड़ैल से शादी क्यों कर रहे हो, मुझे तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। एल राहुल कहता है, मुझे उसे देखकर थोड़ी ना प्यार आता है। एल मैं तो सिर्फ उसके प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी कर रहा हूँ। एल वरना मुझे तो उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। एल उस बेहिंजी टाइप लड़की से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। एल ना उसके पास फिगर है, नहीं अच्छी सूरत, कितने बड़े बड़े चश्मे लगाकर घूमती है और साथ में चोटी भी बनाती है। एल और कपड़े तो देखे उसके और जोर जोर से हंसने लगता है। एल मिनल कहती है, मुझे पता है राहुल बेबी तुम्हें बोल्ड लड़कियां पसंद है, बिल्कुल मेरे जैसे है ना। मिनल का क्वेश्चन सुनकर राहुल कहता है, हाँ बेबी तुम सही कह रही हो, और मिनल को किस करने लगता है। वही दरवाजे पर खड़ी ईशानवी तो सदमे में ही चली गई। एल उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। एल ईशानवी वहां से चलकर पार्किंग में चली जाती है। एल वो वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है। एल ईशानवी जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। एल गाड़ी चलाते हुए भी ईशानवी को वही सब बातें याद आ रही थी। एल उसके आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। पर अचानक उसका ध्यान गाड़ी के ब्रेक पर गया। एल शायद वो फेल हो गए थे। एल इससे उसकी हालत और खराब हो गई। एल ईशानवी को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी में एक अजीब सी स्मेल आने लगी। एल ईशानवी को और भी ज्यादा डर लगने लगा। एल गाड़ी में धुआं भरने लगा। एल ईशानवी की गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एल ईशानवी की पहले ही हालत ठीक नहीं थी, वो राहुल के धोखे की वजह से इमोशनली वीक थी, उस पर ब्रेक फेल होना और अब ये अजीब स्मेल। एल ईशानवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, शायद उस स्मेल का असर था। एल उसकी पलकें भारी होने लगी। एल
तभी ईशानवी के गाड़ी के आगे से एक और गाड़ी आने लगी। उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी को राइट साइड मोड़ दिया, जिसकी वजह से गाड़ी पेड़ से जा टकराई। वो दूसरी गाड़ी वहीं पर रुक गई क्योंकि उसके सामने ईशानवी की गाड़ी रोड को ब्लॉक किए हुए थी। गाड़ी के पीछे दो और गाड़ी आ रही थी, वो भी रुक गई। बीच वाले गाड़ी में बैठा शख्स, उसके गोद में 1.5 साल का बच्चा था। वो शख्स गुस्से से ड्राइवर को देख रहा था और अपनी डरावनी आवाज से कहा, अगर वेद को कुछ हो जाता तो। उस शख्स के इसे देखने से और उसके आवाज से वो ड्राइवर कांपने लगा। वो डरते हुए बोला, सॉरी सर, आगे की गाड़ी रुकने की वजह से ब्रेक मारना पड़ा। वो ड्राइवर इस वक्त पसीने से तर हो चुका था। गाड़ी में बैठा शख्स ऑर्डर देने वाली टोन में बोला, क्या हो गया, जाकर देखो। सारे बॉडीगार्ड गाड़ी से बाहर आकर सावधानी से ईशानवी के गाड़ी के पास आने लगे। सबको लग रहा था ये कोई साजिश तो नहीं। सभी बॉडीगार्ड ने अपनी गन निकाली और ईशानवी की गाड़ी की ओर कर दी। सारे बॉडीगार्ड धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। एक बॉडीगार्ड ने गाड़ी का दरवाजा खोला। सामने एक खूबसूरत लड़की खून से लथपथ थी। एक बॉडीगार्ड बीच वाली गाड़ी के पास जाकर दरवाजा नॉक किया और उसी शख्स ने विंडो नीचे किया। अंदर से आवाज आती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है?